नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू निगम और आप देखना शुरू कर चुके हैं सेंटर फॉर सोशल स्टडीज़ की वीडियो। ये जो वीडियो का पार्ट है, ये चीन किस तरह से विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नया वैकल्पिक केंद्र बन के उभरा है, एक शक्ति का नया केंद्र बनकर उभरा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आपको पता है कि ये जो सत्ता के नए केंद्र हैं, उसके अंदर आपके पास यूरोपीय संघ पढ़ना है, आसियान पढ़ना है, चीन पढ़ना है, इसके अलावा ब्रिक्स, इंडिया, रशिया और इसराइल भी पढ़ना है। तो इन सब की वीडियो मैंने बना रखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। चीन के बारे में हम बात करें इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि चीन और हमारे में जो बहुत सारी कॉमन चीज़ें उसमें ये कि चीन हमारा पड़ोसी देश है। हम लोग एक साथ ही लगभग आज़ाद हुए थे। भारत 1947 में आज़ाद हुआ और चीन में जो क्रांति होती है वो 1949 में होती है, लगभग 2 साल बाद। हमसे बाद में आज़ाद हुआ चीन किस तरह से भारत से भी बड़ा आर्थिक महाशक्ति बन गया, इसके ऊपर गौर करेंगे और कौन कौन से वो सुधार किए गए जो चीन को इतना विशाल और ताकतवर बनाते हैं। तो आइए देखते हैं। 1949 में क्रांति के द्वारा चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। यानी कि जब चीन की क्रांति हुई 1949 में, तो उसके बाद वहाँ चीन में जो है साम्यवादी शासन अपनाया गया। यानी कि लोकतंत्र नहीं अपनाया गया बल्कि साम्यवादी शासन अपनाया गया। कम्युनिस्ट पार्टी को इस्टेब्लिश किया गया, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार वहाँ स्थापित की गई। अब शुरुआत में हुआ ये, प्रारंभ में हुआ ये कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया, लेकिन इससे कुछ समस्या उत्पन्न हो गई। अब आपको पता होना चाहिए कि साम्यवादी जो, जैसे कि आपने सोवियत संघ में देखा था, साम्यवादी जो शासन था, साम्यवादी प्रणाली थी, उससे बहुत सारे नुकसान हो गए उनको। भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, जो है विकास की गति रुक गई थी, है ना। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना होगा। चीन में भी वही हुआ लगभग कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने से उनको कुछ फायदे तो हुए, लेकिन नुकसान भी हुआ, समस्या भी उत्पन्न हो गई। क्या समस्या उत्पन्न हो गई? सबसे पहले ये कि जो चीन की विकास दर थी, जो चीन में विकास हो रहा था, उस विकास को, उसकी चीन की बढ़ती हुई जनसंख्या विकास दर पर पानी फेर रही थी। यानी कि आपके देश में जितना पैसा बन रहा है उससे ज्यादा लोग बढ़ रहे हैं, तो वो क्या होगा, आपके विकास पर पानी फेर देगा। है, ज्यादा से ज्यादा लोग को आप कहाँ से खिलाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग को आप इलाज कैसे देंगे, सारा पैसा उसी चीज में जा रहा था। दूसरा ये कि कृषि की पैदावार उद्योगों की जरूरत को पूरा नहीं कर पा रही थी, क्योंकि लोग इतने ज्यादा थे, लोग बहुत ज्यादा थे। विश्व की सबसे बड़ी आबादी है चीन, लोग इतने ज्यादा, उनके खाने के लिए ही कृषि में पैदावार नहीं हो पा रही थी ज्यादा, तो फिर उद्योगों में कैसे लगाते हैं भाई? उद्योग में कुरकुरे बनते हैं, अब कुरकुरे में मक्का चाहिए होता है। अब मक्का लोग खाएंगे पहले या पहले कुरकुरे बनाएंगे? उद्योग के लिए नहीं हो पाएगा अगर आपके पास मक्का एक्सेस या अधिक नहीं है। तो इस वजह से जो है कृषि जो है वो उद्योगों की जरूरत को पूरा नहीं कर पा रही थी, ये समस्या आई। तो अब ये लगा चीनी शासन को, चीन के शासकों को, कि चीन में सुधार करने बहुत आवश्यक है। चीन में सुधार करने बहुत आवश्यक है। जो साम्यवादी प्रणाली थी उसमें थोड़ा सा बदलाव, हल्का सा बदलाव या पूरा बदलाव करने की आवश्यकता है। याद रखिए, चीन में जो साम्यवाद से लेकर पूंजीवाद की तरफ बदला है, वो कोई शॉक थेरेपी से नहीं बदला। शॉक थेरेपी में क्या हो रहा था, अचानक सब कुछ बदल गया, नहीं। चीन में ये सुधार धीरे 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 समय लेकर किए गए, इसीलिए शायद चीन को फायदा हुआ, ना कि नुकसान। तो चीन में किए गए सुधार कौन कौन से हैं? सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि चीन ने 1972 में, चीन ने 1972 में अमेरिका के साथ अपने संबंध बनाए। इससे पहले हुआ क्या था कि 1960 के आसपास के दशक में जो है चीन और सोवियत संघ की लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था, छोटा सा युद्ध हुआ था जमीन के एक टुकड़े को लेकर। तो चीन ने क्या किया, अमेरिका के साथ अपने संबंध बनाए। उसके ग्रुप में शामिल नहीं हुआ, लेकिन द्विपक्षीय संबंध बनाए, और उसने अपना राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास खत्म किया। यानी कि राजनीतिक रूप से वो अकेला पड़ चुका था क्योंकि सोवियत संघ से उसकी लड़ाई हो गई थी, आर्थिक रूप से वो किसी से जुड़ा नहीं था। तो जब वो अमेरिका के साथ अपने उसने संबंध बनाया, अमेरिका के साथ जुड़ा, तो फिर उसने अपना राजनीतिक एकांतवास, जो अकेलापन था, वो भी खत्म किया और आर्थिक अकेलापन जो था वो भी खत्म किया। दूसरा हुआ ये, अगले साल 1973 में चाउ एन लाई ने क्या किया था, कृषि,
उद्योग, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी, इन 4 क्षेत्रों में, कृषि में, उद्योग में, सेना में और विज्ञान प्रौद्योगिकी में, इसमें आधुनिकीकरण करने का प्रस्ताव रखा था। यानी कि ये कहा था कि हम इन 4 क्षेत्रों में आधुनिकीकरण लाएंगे, मॉडर्नाइजेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। जो कृषि में परंपरागत औजार का इस्तेमाल होता है उसे छोड़ के हम नए औजारों का प्रयोग करेंगे। इस तरह से हमारी उत्पादन जो है वो बढ़ेगा। ये 1973 में ये सुधार का प्रस्ताव लाए। तीसरा था 1978, लगभग 5 साल बाद 1978 में डेंग शाओपिंग ने, जो उस समय प्रधानमंत्री रहे थे, उन्होंने आर्थिक सुधार और खुले द्वार की नीति की घोषणा की। आर्थिक सुधार किए उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्थाओं को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ने का फैसला लिया और खुले द्वार की नीति की घोषणा की। खुले द्वार की नीति से यहाँ पे सीधी घोषणा है, उदारवाद की तरफ वो गए। 1982 में लगभग 4 साल बाद खेती का निजीकरण कर दिया गया। जो खेती थी, जो सरकार और समाज के हाथ में थी, उसका निजीकरण कर दिया गया, जनता में उसको बेचा गया। और 1998 में ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 1998 में उद्योगों का भी निजीकरण कर दिया गया। 1982 में खेती का निजीकरण किया गया। 1998 में उद्योगों का निजीकरण करने का मतलब है कि सरकारी चीज को किसी प्राइवेट हाथ में दे देना। ये मान लीजिए कोई सरकारी स्कूल था, सरकार कह रही कि हमारे चलाने की बस की नहीं है, कोई खरीदना चाहता है तो खरीद लो, तो वो क्या होगा, निजीकरण कर देना। सरकारी चीज को प्राइवेट आदमी के हाथ में देना, प्राइवेट आदमी को बेच देना, निजीकरण कहलाता है। तो 1998 में उद्योगों का निजीकरण भी कर दिया गया। अच्छा, हुआ यहाँ कि एक और चीज इसमें जोड़ी गई। इसके साथ ही 1998 में उद्योगों का निजीकरण तो किया ही गया, उसके साथ साथ क्या किया, SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, फुल फॉर्म लिखने के लिए आती है, SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी कि हिंदी में क्या होगा, स्पेशल का मतलब विशेष, ई का मतलब इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक, जोन का मतलब क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की गई। अब देखिए होता है हमारे देश में भी लगभग 120 से भी अधिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, SEZ है, लेकिन वो उस तरह से काम नहीं किए जिस तरह से चाइना को फायदा पहुंचाया। हमें नहीं पहुंचाया स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने फायदा, लेकिन चाइना को बहुत पहुंचाया। इन्होंने क्या किया, अपने देश के अलग अलग क्षेत्रों में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए, ऐसे ऐसे बड़े बड़े क्षेत्र बना दिए, लगभग 2-2 जिले के बराबर ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं। उन्होंने कहा कि आप इन क्षेत्रों के अंदर अगर विदेशी कंपनी कोई आएगी, कोई कंपनी खोलना चाहती है, तो हम उनको नियमों में छूट देंगे, हम उनको टैक्स में छूट देंगे। यहाँ पर वो नियम लागू नहीं होंगे जो बाकी देश में लागू होते हैं। यहाँ पे इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर किसी को कंपनी खोलनी है तो उसे परमिट नहीं लेना पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ, कई सारी कंपनियां अट्रैक्ट हुई, क्योंकि चीन के अंदर लेबर बहुत सस्ता था, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, आबादी बहुत बड़ी है, काम करने वाले बहुत लोग हैं, तो लेबर सस्ता है, तो बहुत सारी कंपनियां जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन के चक्कर में चीन के अंदर आ गई। आगे अगला क्या है, 2001 में चीन WTO का सदस्य बनता है। 2001 में, याद रखिए 2001 में, यानी 1995 में जो है WTO बनता है पूरी तरह से। उसके बाद 2001 में, लगभग 6 साल बाद, चीन जो है WTO का सदस्य बनता है और दूसरों देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को खोल देता है। ये सुधार हैं महत्वपूर्ण रूप से जो चीन ने की। अच्छा, एक बात और आप ये समझ लीजिए कि अभी लगभग 1.5-2 साल पहले ही जो है चीन ने अपनी जो 1 चाइल्ड पॉलिसी है वो खत्म कर दी है। अब वो 2 चाइल्ड पॉलिसी की तरफ चल रहा है, क्योंकि उसकी जो आबादी है वो ज्यादातर बूढ़ी होने की तरफ आगे बढ़ रही है, इसीलिए उसने ये जो है अपना ये फैसला जो है वापस लिया है। तो यहाँ पे आपको अगर मैं बताऊं कि कौन कौन से जो महत्वपूर्ण सुधार हैं, तो 1978 वाला जो सुधार है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बाद ही आर्थिक सुधार और खुले द्वार की नीति अपनाई गई थी। यानी अपनी एक्सपोर्ट करने के लिए जो है अपने देश के उद्योगों को छूट दी गई थी। तो विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ दूसरी देशों की अर्थव्यवस्था के साथ अपने देश को जोड़ा था 1978 में। तो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगला अगर हम बताएं कि अब ये जो सुधार किए, अब ये जो सुधार चीन ने किए उससे क्या उनको अच्छा फायदा हुआ, क्या उनको नुकसान हुआ, तो इसीलिए मैंने लिखा है कि सुधारों से सकारात्मक पहलू। सुधारों के सकारात्मक पहलू का मतलब है कि सुधार से क्या फायदा हुआ, और सुधारों के नकारात्मक पहलू का मतलब है सुधारों से जो है क्या नुकसान उनको हुआ। तो इस मामले में अगर आप देखें तो कहीं किसी भी देश में जो सुधार होते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने सारे पॉइंट्स नहीं लिखे हैं, सारे पॉइंट्स मैंने नहीं लिखे हैं, जो
जो आपको ये पता होंगे, जैसे कि आपको ये पता होगा कि चीन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई, ये सकारात्मक पहलू है, लेकिन वो लिखने की मुझे जरूरत नहीं, क्योंकि वो आपको पता है। आपको ये भी पता है कि चीन जो है दुनिया में उसकी जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा है, ये भी मुझे तो मैंने बस वो पॉइंट लिखे हैं जो किताब के लिहाज से और आपके लिहाज से बेहतर पॉइंट होंगे। देखिए, सुधारों के सकारात्मक पहलू, सबसे पहला क्या कि जब कृषि का निजीकरण किया गया तो उसके कारण क्या हुआ, उत्पाद में वृद्धि हुई। उत्पादन में वृद्धि क्यों? क्योंकि अब लोगों को अपने खेत मिल गए थे। जब लोगों को अपने खेत मिलते हैं तो लोग जो हैं वो आकर्षित होते हैं और ज्यादा काम करते हैं, मेहनत करते हैं अच्छी तरह से, इसीलिए वहां पे उत्पादन भी ज्यादा हुआ। अब लोग उत्पादन ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है आपकी इनकम में भी वृद्धि होगी, तो ग्रामीण आय में भी वृद्धि हुई। ये सुधार का सकारात्मक पहला पहलू। दूसरा ये कि उद्योगों का विकास भी तेजी से हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उद्योगों का भी निजीकरण कर दिया गया था। अच्छा, एक बात यहाँ पे और है कि चीन क्योंकि एकांतवास में था, चीन ने अपने संबंध किसी भी देश से नहीं बनाए थे, आर्थिक रूप से वो अकेला था, तो क्योंकि वो दूसरे से कुछ खरीद नहीं सकता था, नहीं खरीदता था, तो वो क्या किया उसने कि हर चीज को अपने देश में बनाना शुरू किया, छोटे छोटे, भले उसकी क्वालिटी कैसी हो और सही प्रकार से बने ना बने, लेकिन उसने कोशिश की कि हम जो चीज हम बाहर से मंगाएंगे वो चीज हम अपने देश में ही बना लें। इसीलिए आज आप देखिए कि दुनिया की हर एक चीज चाइना में बनती है। आपके ब्रश तक, आप जो ब्रश इस्तेमाल टूथब्रश इस्तेमाल करते हैं वो भी चीन में बनता है। तो ये एक छोटे छोटे जो है आपके दिवाली में जो लाइट जो आप लड़ियां लगाते हैं वो भी चीन में बन रहा है, तो सब कुछ चीन ही में बन रहा है इस समय। तो उद्योगों का विकास भी तेज हुआ। तीसरा क्या, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के निर्माण से एफडीआई में वृद्धि हुई। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जो विदेशों से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है, जो विदेशों के लोग जो है किसी देश में आकर अपनी कंपनियां खोलते हैं, उसे कहते हैं एफडीआई। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन से मैंने आपको बताया कि वहां हुआ क्या, लेबर सस्ता, बिजली सस्ती, टैक्स में छूट, जमीन कम रेट पे मिल रही है, तो सबको जब फायदा होगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, तो फिर लाइसेंस भी नहीं लेना पड़ रहा है आपको परमिट भी नहीं लेना पड़ेगा, तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कंपनी आएंगी और ज्यादा से ज्यादा एफडीआई होगा। इसीलिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन के निर्माण से एफडीआई में वृद्धि हुई, चीन के एफडीआई में वृद्धि हुई। चीन के पास विदेशी मुद्रा का विशाल भंडार है। अब देखिए क्या है इसका इसका मतलब क्या है कि क्योंकि चीन अब दुनिया में अपना सब कुछ बेच रहा है, चीन जो है दुनिया में सबसे बड़ा, चीन विश्व का प्रमुख निर्यातक में से एक है। चीन दुनिया को हर चीज बेचता है भाई, खिलौने बेच रहा है, मोबाइल फोन बेच रहा है, टेक्नोलॉजी बेच रहा है। आपको हमारे यहाँ तो भाई रक्षाबंधन मनाई जाती है तो राखी चीन से आती है, हमारे यहाँ नया साल मनाया जाता है तो ग्रीटिंग कार्ड जो है चाइना से आता है, हमारे यहाँ दीपावली मनाई जाती है तो भगवान की जो मूर्तियां हैं वो सब चाइना से आ रही हैं आजकल। तो ये सब प्रमुख निर्यात जो है वो चीन, प्रमुख निर्यातक मतलब एक्सपोर्ट, अपने देश से बाहर कुछ भेजना, तो चीन जो है दुनिया का प्रमुख निर्यातक बना। अब जब इतना सब कुछ वो बाहर दुनिया को बेचेगा तो विदेशों की मुद्रा उसके पास आएगी, इसीलिए चीन के पास विदेशी मुद्रा का विशाल भंडार जमा हो गया है। तो ये सकारात्मक पहलू है। इसके अलावा क्या नकारात्मक पहलू है, क्या उसे नुकसान हुआ है? तो नुकसान ये है कि चीन में जो सुधार किए गए, चीन में जो आर्थिक फायदे हुए वो सबको बराबर नहीं मिले। गांव में, शहर बहुत ज्यादा अमीर हो गए लेकिन गांव में उतना फायदा नहीं पहुंचा। जो तटवर्ती इलाके हैं वहां इतना फायदा नहीं पहुंचा, या तिब्बत का जो इलाका है वहां इतना फायदा नहीं पहुंचा। इसीलिए हम देखते हैं कि असमानता में वृद्धि हुई है, असमानता बढ़ी है। दूसरा, पूंजीवादी तरीकों को अपनाने से बेरोजगारी बढ़ी। अब जो पहले साम्यवाद में क्या होता था, साम्यवाद में ये होता था कि सरकार ये तय करती थी कि सबको, सुनिश्चित करती थी कि सबको रोजगार मिले, लेकिन पूंजीवादी तरीके से अब देखिए चीन के अंदर जो लेबर लॉ है, जो श्रम कानून है, उसमें ये लिखा हुआ है कि आप जब चाहे किसी लेबर को हायर करें, आप जब चाहे उसे फायर कर दें, यानी कि जब चाहे उसे भगा दें, जब चाहे उसे बुला लें। तो ये जब ऐसे कानून बन जाएंगे, पूंजीवादी व्यवस्था में ऐसे ही कानून होते हैं, जब ऐसे कानून बन जाएंगे तो फिर आपके देश में बेरोजगारी भी बढ़ने लगेगी। तीसरा क्या है, महिलाओं के रोजगार और काम करने की हालात संतोषजनक नहीं है। ये आपकी किताब में भी डिटेल में ज्यादा नहीं है, लेकिन ये लिखा हुआ है, महत्वपूर्ण तरीके से लिखा हुआ है कि महिलाओं जो जितनी सैलरी पुरुषों को मिलती है उतनी वहां पे महिलाओं को नहीं मिलती। जो काम करने की सुविधाएं पुरुषों को मिलती है वो महिलाओं को नहीं मिलती। और उसी तरह की हालत है महिलाओं की आज इंडस्ट्री में, चाइना के अंदर उसी तरह की हालत है महिलाओं की इंडस्ट्री में। जिस समय
औद्योगिक क्रांति के समय, वह ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के समय वहां की महिलाओं का था। तो आप समझिए कितना बुरा हालत है वहां पे। चौथा क्या है, विकास कार्यों से पर्यावरण को काफी नुकसान हुआ। जी हाँ, आपने देखा ही होगा कि चाइना कितनी सुरंग बना देता है, जो है पहाड़ ढह जाते हैं, वो कितने सारे बांध बना रहा है, कितने बड़े बड़े पुल बना रहा है, तो पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचा रहा है चीन। पांचवा क्या है, चीन के प्रशासन में भ्रष्टाचार बढ़, जाहिर सी बात है, अगर आप साम्यवादी तरीके से चलेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी की बिल्कुल तो उसके ऊपर जो है वर्चस्व है, कम्युनिस्ट पार्टी ही पूरे देश को चला रही है, तो ऐसे में वहां भ्रष्टाचार बढ़ना लाजमी है। आगे भारत चीन संबंध, यानी कि भारत और चीन के संबंध कैसे हैं, क्योंकि चीन हमारा पड़ोसी देश है, इसीलिए इन हम दोनों के संबंध को जांचना बहुत जरूरी है। तो मैंने इसे दो क्षेत्र में बांट दिया है, विवाद के कौन से क्षेत्र, यानी ऐसे कौन कौन से बिंदु हैं जहां पर हम लड़ते हैं, और कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां हमारे सहयोग हैं। तो विवाद के क्षेत्र बहुत ऑब्वियस हैं, बहुत आसान हैं, जो आपको पता होने चाहिए। ये पता है आपको कि 1950 में हुआ ये था कि 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़प लिया गया था। यानी चीन ने अपने आज़ाद होने के लगभग, क्रांति होने के एक साल बाद ही चीन ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया था और सीमा पर बस्ती बना ली थी। इससे भारत ने नाराजगी जताई थी और इस संबंध में फैसले जो है तब से बिगड़ते चले गए। तो चीन और भारत के संबंध जो है वो इस 1950 के इस काम जो कार्य किया चीन ने इतना गड़बड़ी वाला, उसके बाद वो संबंध बिगड़े। 1962 में चीन ने भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया था। आक्रमण क्यों किया था? क्योंकि वो लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों पे कब्जा करना चाहता था, और तब से उसने जो है लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों पे कब्जा कर रखा है। लद्दाख के जैसे कि अक्साई चीन वगैरह जो है वो तभी से उसने कब्जा किया। और आपको पता होना चाहिए, अभी की भी जो न्यूज आ रही है उसमें अभी भी जो है चीनी सैनिक घुसपैठ कर रहे हैं, और कितना चरम बिंदु बन गया है वो, और कितना टेंशन है दोनों देश के बीच में, और दोनों तरफ के सैनिक जो है वो शहीद हो रहे हैं। चौथा ये कि चीन की योजना, जो वन बेल्ट वन रोड की जो योजना है, जो उसे चीन और पाकिस्तान को एक दूसरे से जोड़ती है, जो बिजनेस कॉरिडोर बनाया जा रहा है, वो पीओके से होकर गुजरता है, और पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है। तो भारत के हिस्से से जो है वो रोड निकल रही है, बहुत बड़ी चौड़ी रोड है, उससे बिजनेस होगा। तो इसको लेकर भारत जो है नाराजगी जताता है कि आप हमारे क्षेत्र से कैसे निकाल सकते हैं, ये हमारा पीओके हमारा क्षेत्र है, पाकिस्तान ने इसके ऊपर गैर कानूनी कब्जा किया, तो आप कैसे यहाँ पे चीन जो है कोई योजना कोई रोड बना सकता है। भारत इसके खिलाफ है। चौथी चीज ये कि चीन ने क्या किया है कि भारत ने मकसूद अजहर को आतंकवादी घोषित कराने के लिए यूएन में प्रस्ताव लाया। तो चीन द्वारा क्या किया गया, चीन द्वारा मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित करने से रोकने के लिए वीटो पावर का इस्तेमाल कर लिया। यानी कि चीन ने वीटो पावर लगा के जो है उस प्रस्ताव को गिरा दिया था। जबकि हमारे साथ अमेरिका था, हमारे साथ रूस, हमारे साथ फ्रांस और हमारे साथ ब्रिटेन भी थे। तो 4 देश थे परमानेंट काउंसिल के, लेकिन चीन ने वीटो पावर का इस्तेमाल करके उसको रोक लिया। तो ये भी बहुत विवाद का मुद्दा बन गया। अब सहयोग के क्षेत्र कौन से हैं? सहयोग के क्षेत्र इतने गंभीर नहीं है, लगभग सभी देशों के साथ ऐसा होता ही है। अब 1988 में राजीव गांधी के समय में जो है सीमा विवाद जो पूरा चल रहा था, जो डिस्प्यूट चल रहा था, उस पर यथास्थिति बनाने रखने के ऊपर पहल कर दी गई। यानी कि जो स्थिति 1988 पे थी, यानी जहां चीन ने कब्जा कर रखा, जहां भारत का राज है, वहां की जो स्थिति है वही स्थिति रहेगी जब तक विवाद समाप्त नहीं हो जाता। तो ये एक फैसला कर लिया गया था। तो ये सहयोग का क्षेत्र है। व्यापार को बढ़ाने के लिए, व्यापार करने के लिए भारत चीन सीमा पर 4 पोस्ट खोली गई थी। और आपको ये भी बताना है, बाद में जो है फिर अमरनाथ यात्रा भी, जो कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है, उसके लिए भी जो है चीन ने अलाउ कर दिया था। तो ये भी एक सहयोग का क्षेत्र है। 1999 में दोनों देशों का व्यापार 30% की दर से बढ़ रहा है। 30% की दर से हम दोनों देश का, यानी भारत और चीन का व्यापार बढ़, हालांकि भारत का हिस्सा बहुत कम है उसमें, लेकिन अगर हम बात करें कुल व्यापार की, तो उसमें 30% की वृद्धि देखी जाती है। 1992 में जो भारत और चीन का कुल व्यापार था, जो विदेशी व्यापार था, वो लगभग आप कह सकते हैं कि 33 करोड़ डॉलर था। 33 करोड़ डॉलर था, जो 2006 में 18 अरब डॉलर हो गया। तो आप देख सकते हैं कितनी लंबी छलांग है। लगभग जो है ये कितना गुना हो गया, 30 और
ये आपका हो गया लगभग 540 गुना। तो ये आप समझ सकते हैं कितना 54 गुना जो है भारत का व्यापार बढ़ गया। भारत और चीन का व्यापार बढ़ा। हालांकि ज्यादातर इसमें व्यापार जो है चीन की तरफ से हमारे यहाँ आता है। अगला क्या है, ऊर्जा सौदे हासिल करने में सहयोग। जो ऊर्जा सौदे होते हैं, जो भी हम किसी बाहर के देश से खरीदते हैं, तो इस पे जो है होड़ ना करके एक सहमति बनाकर जो है भारत और चीन ने एक दूसरे का सहयोग करने का फैसला लिया है। और WTO में दोनों की एक जैसी रणनीति है। तो ये सहयोग के क्षेत्र हैं भारत और चीन के संबंध के। तो यही पॉइंट्स आपको एग्जाम में लिखने होते हैं। जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ वही आप भी एक्सप्लेन करके लिखा करें। और जब आप बैठा करें वीडियो देखने के लिए तो आप अपनी किताब और कॉपी लेकर बैठा करें। बाकी एक बात ये कि जो हमारे चैनल की व्यूवरशिप है, मैं पिछले कई वीडियोस में बता रहा हूँ कि हमारे जो चैनल की व्यूवरशिप है उसमें जो वीडियो देखी जाती है वो ज़्यादातर ऐसे लोग वीडियो देखते हैं जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। यानी कि जो हमारे व्यूवर्स हैं उन्होंने हमारा चैनल ही सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि यदि आपको वीडियो अच्छी समझ आती है, पसंद आती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी करें और 12वीं क्लास के अन्य छात्रों तक उसे शेयर भी करें। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो इसमें, और ये तो बिल्कुल फ्री है भाई, है ना, ये अमेजन प्राइम की तरह कोई पेड तो है नहीं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें वीडियोस बनाने का और मोटिवेशन मिले। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ 9th और 10th के उनके सिलेबस के भी वीडियोस, जो मैथ और साइंस के वीडियोस भी अपलोड होते हैं। धन्यवाद CFSS के साथ जुड़ने का, आप सभी का धन्यवाद।